तो न्यूज 18 इंडिया की एयर पोल्यूशन को लेकर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। हम खुद इस वक्त अक्षरधाम में मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें यहाँ के दिखा रहे हैं कि अक्षरधाम मंदिर हमें नजर नहीं आ रहा है, प्रदूषण की सिर्फ मोटी चादर नजर आ रही है और दिल्ली के तमाम इलाकों में इसी तरह से वायु प्रदूषण नजर आ रहा है। और सवाल हम यही उठा रहे हैं कि जो हमारे जीने का अधिकार है, साफ शुद्ध सांस लेने का जो अधिकार है, हवा ऑक्सीजन लेने का अधिकार है, वो क्या हमसे छीना जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली इंडिया गेट की, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ ये स्मॉग प्रदूषण की मोटी चादर नजर आ रही होगी। आपको शायद अंदाजा हो रहा कि सर्दियों की वजह से ये फॉग है, ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है। ये हवा में घुला हुआ वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदर जा रहा है और आंकड़े जो आए हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर के इलाके में 50,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई। आंकड़े ये कह रहे हैं कि इस एयर पोल्यूशन की वजह से आपके 10 साल जो हैं वो कम हो गए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकारें आरोप प्रत्यारोप लगातार यही देखने को मिलते हैं सरकारों की तरफ से। लेकिन हर साल जब दिवाली आती है तो दिवाली के बाद दिल्ली के आसमान पर इसी तरह से आपको बस प्रदूषण ही प्रदूषण, हवा में जहर ही जहर खुला हुआ नजर आ रहा होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। अभी भी कई इलाकों में सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसियों ने इस प्रदूषण पे काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस वायु प्रदूषण के पीछे दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी, पराली जलाए जाने की घटना को अहम वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। और दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए लेटर लिखा है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। लेकिन हर साल जब दिवाली के बाद हम दिल्ली की आबो हवा को देखते हैं, दिल्ली के आसमान को देखते हैं, तो इसी तरह से हमें ये स्मॉग प्रदूषण की मोटी चादर नजर आ रही होगी। के बाद से लाइक वी स्टार्टेड राइडिंग तो थिंग्स हैव बिकम वेरी वर्स। तो पोल्यूशन है एंड हमारी थ्रोट चोक होता है, आईज पेन हो रही है। थिंग्स हैव लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री दिवाली। आराम से साइकिल चला सकते थे। अभी क्या, एक तो आई इरिटेशन बहुत होती है पोल्यूशन की वजह से और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफ़ी, तो ये पहनना पड़ता है हमको। और सिंस वी आर साइकिलिस्ट तो हमको प्रॉपर ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, तो इससे इफेक्ट पड़ जाता है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। दीपक, मैं जानना चाहूँगा जहाँ आप अभी मौजूद हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स किस स्तर पे पहुँच गया है और किस तरह की आबो हवा है वहाँ पे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? रवि, इस वक्त महसूस तो कुछ ऐसा हो रहा है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आईटीओ के आसपास की तस्वीरें हैं। स्मॉग इतना घना है कि 200 मीटर से आगे की तस्वीरें आपको साफ तौर पर नज़र नहीं आती हैं। AQI की अगर बात करें तो आईटीओ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 है, यानी ये सीवियर कंडीशन के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं रवि, जिसमें रोहिणी, बवाना, आनंद विहार की बात करें, वहाँ पर 400 से ऊपर 415, 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जिसे सीवियर कंडीशन का माना जाता है। सीवियर कंडीशन यानी इस हवा में अगर आप सांस लेंगे तो आपको सांसों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी आंखों में जलन होने लगेगा, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकल सकते, छोटे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। ये तमाम चीज़ें एक्सपर्ट्स कहते हैं और ऐसे में लगातार स्थिति जो है वो बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। रवि, साफ तौर से दीपक, जिस तरह से ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम निकल रहे हैं खुले में तो हमारी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, एम्स के निदेशक ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से
ये एयर पोल्यूशन हुआ है उससे कोरोना के मरीजों को और ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली सरकार क्या कुछ कह रही है? गोपाल राय कह रहे हैं कि ये जो वायु प्रदूषण हुआ है, जो दिवाली पे पटाखे जलाए गए हैं उसकी वजह से हुआ है, पंजाब के किसान जो पराली जला रहे हैं उसकी वजह से हुआ। क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये 5 तारीख का है जो सबसे डार्क रेड हुआ है, और ये 6 तारीख के नासा का सैटेलाइट से जो चित्र लिया गया, ये इस बात को दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पराली जलने की घटनाओं के साथ साथ तेजी के साथ खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, और पटाखे का दिवाली के दिन जो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड होता है वो इस पोल्यूशन को और खतरनाक बना देता है। तो गोपाल राय को आपने सुना, अब बीजेपी के नेताओं के बयान भी आपको सुना देते हैं। मनोज तिवारी ने सीधा सीधा आरोप दिल्ली मुख्यमंत्री पे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो ये वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उसके लिए दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। उन्होंने ट्वीट किया है, क्या ट्वीट किया है वो भी आपको सुना देते हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर अधिक होने के कारण पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, और दिल्ली के टैक्स के पैसे बर्बाद कर सीएम फ्री में मौत बांट रहे हैं। गंदे पानी और गंदी वायु से जिंदगी छोटी होती जा रही है, लेकिन 940 करोड़ प्रचार में खर्च कर दिए। पिछले 7 साल में प्रदूषण पर कुछ नहीं किया गया। तो ये बीजेपी का आरोप है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। पंजाब में चुनाव में जब ये जाते हैं वहां बोल के दिखाएं पराली, फिर बात करते हैं इनसे। दिल्ली में खड़े होकर पंजाब के किसानों को गाली देना, पंजाब में खड़े होकर दिल्ली के पटाखे जलाने वालों को गाली देना, ऐसे सरकारें चलती हैं। फिर एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक इस खबर पे लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं कि ये जो हमारे सांस लेने का अधिकार है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दीपक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब पंजाब में चुनाव होते हैं तो पराली मुद्दा नहीं होता है, लेकिन पराली की वजह से आम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय है। ये चुनावों में लोगों के लिए मुख्य मुद्दा क्यों नहीं है दीपक? साफ तौर पर रवि, जब यहाँ पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मीडिया से बात करते हैं उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली इतनी ज़्यादा जलाई गई कि जिसकी वजह से आपको स्मॉग नज़र आ रहा है। लेकिन जब बात किसानों से जुड़ी हुई करते हैं, जब पंजाब में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उस बारे में बातचीत ज़्यादा करते नहीं हैं। उनका यही कहना है कि अगर उनकी सरकार वहाँ पर बनती है तो जिस तरह की चीज़ें बायो डिकम्पोजर जो तैयार किया है दिल्ली सरकार ने दिल्ली में, जिसका छिड़काव दिल्ली के अलग अलग किसान इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वही अगर हरियाणा और पंजाब में किसान इस्तेमाल करने लगें तो पराली को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लगातार नासा जो सैटेलाइट इमेजेस भेज रहा है दिल्ली सरकार जिसे बार बार दिखा रही है, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह देखा गया है कि पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर किसान पराली जला रहे हैं। हरियाणा में सरकार ने जुर्माना तक रखा हुआ है, बावजूद उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर किसान जानबूझकर जला रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसके लिए आपने कोई ठोस हल निकाला ही नहीं। सवाल यही है, सवाल यही कि दीपक, सवाल यही है कि क्या किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या हमारे देश के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि ये पराली का जो प्रदूषण हर साल हम देखने को मिलते हैं इससे हमें निजात दिला सकें? हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए दिल्ली के आनंद विहार की, वहां पर किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट वहां पहुंचे और वहां पे किस तरह के हालात नजर आए, किस तरह से प्रदूषण की मोटी चादर नजर आई, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पॉल्यूशन आज भी खतरनाक श्रेणी में है। दीपावली के 4 दिन बाद भी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आपको पॉल्यूशन की तस्वीर दिखाई देगी जो बेहद खतरनाक नज़र आ रही है। दूर तक आपको धुंध दिखाई देगी, उस धुंध में इतना खतरनाक पॉल्यूशन है कि जो लोग सुबह सवेरे अपने वॉक पर जाते हैं वो भी आज सड़क पर नहीं दिखाई दी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है। और आज सुबह का जो तकरीबन 8 बजे का AQI लेवल है वो बताया जा रहा है 418, यानी अभी भी बेहद ख़राब स्थिति जो है आनंद विहार इलाके में है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। ये अगर कहा जाए आनंद विहार और विवेक विहार और उसके आसपास का जो इलाका है वो सबसे खतरनाक कहा जाता है। हालांकि
सरकार की तरफ से लगातार पानी का छिड़काव या फिर जो दूसरे उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को स्वच्छ हवा मिले। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है वो अभी भी कमोबेश उसी तरह की है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से दिल्ली में लोगों को दमघोंटू हवा का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा किस तरह से आनंद विहार के आसपास के इलाकों में जो AQI है वो 400, 450 और 500 तक पहुंच जा रहा है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, बड़ा सवाल ये है, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय कह रहे थे कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इसको लेकर कोई स्थायी समाधान ही ढूंढ लेती हैं तब तक हालात इसी तरह से बने रहेंगे। लेकिन सवाल है कि समन्वय ये कब बनेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच प्रदूषण को लेकर? रवि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल एक चिट्ठी भी लिखी है केंद्र सरकार को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री या फिर पर्यावरण मंत्री आपस में एक बैठक करें। आपात बैठक करने की बात कही गई और साफ तौर पर यह कहा गया है इस बैठक के जरिए ये हल निकालने की कोशिश की जाए कि जो पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। फिलहाल स्थिति आप देखिए, ये सुबह की तस्वीरें हैं, स्मॉग काफ़ी ज़्यादा है, ITO की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है रवि कि सिर्फ पराली ही नहीं बल्कि दूसरे कारण भी हैं जिसकी वजह से इस स्तर लगातार बढ़ रहा है। ईंधन का धुआं, कारखानों का धुआं, ये तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी वजह से भी पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि करीबन 60% के आसपास जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसके पीछे की वजह पराली है और इसको लेकर पड़ोसी राज्यों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसको लेकर आपात बैठक की बात कही गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। बिल्कुल दीपक, सवाल यही है कि जिन राज्यों में पराली जलाई जा रही है वहां पर राज्य सरकारें कदम क्यों नहीं उठा रही हैं? क्योंकि क्या वहां पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके चलते चुनाव हैं अभी पंजाब में, तो क्या उसके चलते वहां पे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इसका सीधा असर दिल्ली, गाजियाबाद में देखने को मिलता है। तमाम दिल्ली NCR का इलाका, गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह से प्रदूषण की जो मोटी चादर है वो नजर आ रही है। वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता स्तर जो है वो 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। लोग घर से निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धूप पूरी तरह से निकल नहीं रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR में इस वक्त प्रदूषण को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं। नोएडा की बात करें और नोएडा में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वहां रिकॉर्ड ही बन गया है पूरी तरह से। वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स का पहुंचने का मतलब है कि आप अपने अंदर न जाने कितने सिगरेट का धुआं अंदर ले जा रहे हैं। आप सिगरेट बेशक नहीं पीते होंगे लेकिन आप दिन में 40 से 50 सिगरेट का धुआं अंदर ले जा रहे हैं। ये वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तमाम इलाकों में बना हुआ है और हम लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि इससे निजात कब मिलेगी, सरकारें कब जागेंगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद में 450 का आंकड़ा पार कर गया है, नोएडा जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 का आंकड़ा पार कर गया है। यहां लाखों की आबादी है, वो जो प्राणवायु ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं उसके साथ कितना जहर अपने अंदर ले जा रहे होंगे, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी दीपक लगातार इस खबर पे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये अपने आप में सवाल है कि सरकारें कब जागेंगी। नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रही थी, यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 गाजियाबाद में, नोएडा में तो रिकॉर्ड बन गया है 500 का। रवि, नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो सबसे वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है नोएडा और गाजियाबाद के। 2 दिन पहले जो आंकड़े आए थे पूरे देश भर के, उसमें गाजियाबाद दूसरे नंबर पे था, सबसे वर्स्ट कंडीशन थी पोल्यूशन के लेवल की। और नोएडा भी लगातार दूसरे या तीसरे स्थान पर बना रहता है। हर साल की बात है ये, इस साल ये नहीं है कि सिर्फ इस साल दिख रहा है, लेकिन इस हर साल की ये तस्वीरें हैं। लेकिन दिल्ली में भी अब स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ आप स्थिति देखिए कि यहाँ भी जो AQI का लेवल है वो 415, 420 के आसपास पहुँच चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अगर इसको जल्द से जल्द इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, स्थिति 500 के पार तक पहुँच सकती है। रवि,
साफ तौर से दीपक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है, उसके बाद भी सरकारें नहीं जाग रही हैं, तो आगे किस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं, वो अपने आप में काफी डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। दीपक, मेरा सवाल यही है, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि जब तक पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा, तब तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यमुना विहार की। किस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां पे वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ हवा की बात नहीं कर रहे हैं, हवा की बात नहीं हम कर रहे हैं, यमुना नदी के पानी को देखिए, किस तरह से वहां झाग ही झाग नजर आ रहा है, कितना गंदा पानी हो गया है। यमुना में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी हो रही है। हालांकि सरकार के दावे हैं कि हम टैंक के जरिए पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप वायु प्रदूषण से अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा में जहर घुला हुआ है, पानी में जहर घुला हुआ है। आम लोगों के लिए किस तरह से ये प्रदूषण मुसीबत बन गया है। पानी हमें साफ नहीं मिल रहा है। यमुना के पानी में आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाकई में डराने वाली है, चौंकाने वाली है। किस तरह से स्वच्छता अभियान को लेकर एक बड़ा मिशन इस देश में चल रहा है, लेकिन जब ये अभियान चलते हैं तो थोड़ी सी जागरूकता दिखती है, लेकिन उसके बाद तस्वीरें 10 की 10। ये हवा देखिए, क्या ये स्वच्छ है, क्या ये साफ है। ये यमुना नदी का झाग देखिए, क्या इसी तरह का पानी आपके घरों में पहुंचता है। हो सकता है ये साफ किया जा सकता है, लेकिन क्या यही परिस्थितियां दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रहेंगी अपने आप। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। पाकिस्तानी मरीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के 10 मरीन पर हत्या का यह केस दर्ज हुआ है। दरअसल कल भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की गई थी, जिसके चलते हिंदुस्तान की तरफ से एक सख्त रवैया सामने आया था। फायरिंग में एक मछुआरे को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। पोरबंदर के थाने में FIR दर्ज कर ली गई है इस बाबत। भारतीय सीमा में आकर यह फायरिंग की गई थी। एक बार फिर से पाक का नापाक चेहरा यहां पर सामने आया था, और जिस पर हिंदुस्तान ने अपना रुख कल ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर कड़ाई से इस पर एक्शन लेना चाहता है। पाकिस्तान के 10 मरीन पर हत्या का केस यहां दर्ज कर लिया गया था, और कल भारतीय मछुआरों पर यह पूरी फायरिंग की गई थी। फायरिंग में एक मछुआरे की जान तक चली गई थी, और जैसे ही इस पूरे मामले की भनक भारत सरकार को लगी तो साफ कर दिया गया कि अब इस पूरे मामले को लेकर कड़ाई बढ़ती जाएगी। जनक दवे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, यहां पर सख्ती दिखाते हुए आखिरकार पाकिस्तानी मरीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, बाकी क्या कुछ अपडेट? देखिए, पोरबंदर का जो नवीन बंदर पुलिस थाना है, मरीन पुलिस थाना, उसके अंदर ये मामला दर्ज हुआ है और FIR दर्ज हुई है। बाकायदा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के 10 जवानों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। आप जैसे जानते हैं कि परसों जब शाम की ये घटना है, जब IMBL के पास जब भारतीय जो फिशिंग बोट है वो मछुआरी कर रही थी, तो भारतीय सीमा जो लगती है वहां पे अंदर आकर बोट को अगवा करने की कोशिश, नाकाम कोशिश, और जब बोट हाथ में नहीं आई तो भारतीय बोट जलपरी 4 जिसका नाम था, उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें एक मछुआरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मछुआरा है जिसको जख्मी हुआ था। तो ये मामला काफी संगीन है, क्योंकि पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी के जवानों के द्वारा एक सिविलियन की मौत की गई है। तो ये अपने आप में मामला बड़ा है, जिसको भारत सरकार ने कड़ा रवैया उठाते हुए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बिल्कुल जनक, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, यानी साफ तौर पर माना जा सकता है कि भारत सरकार की तरफ से ये कड़ाई वाला जो रुख यहाँ पर सामने आया कि इस पूरी मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पूरे मामले पर एक्शन कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहा जा सकता है कि हल्के में यहाँ पर पाकिस्तान को भी नहीं लेना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रुख साफ हो चुका है कि अगर इस तरह की नापाक हरकत की जाएगी तो फिर उसे भुगतना भी होगा। जनक, तो पाकिस्तान के 10 मरीन पर यह केस दर्ज किया गया है। कल भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की गई थी, और इस फायरिंग के चलते एक मछुआरे को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। पोरबंदर के थाने में अब FIR दर्ज कर ली गई है। भारतीय सीमा में आकर यह फायरिंग की गई थी। सोचिए पाकिस्तान की किस तरह से एक बार फिर से ये नापाक हरकत यहां पर सामने आई, जिसमें फायरिंग की गई और फिर एक मछुआरे को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अब पाकिस्तानी मरीन के खिलाफ यहां पर केस दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान के 10 मरीन पर यह हत्या का केस दर्ज हुआ है।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं यमुना किनारे। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है छठ और अब आस्था पर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हाई है। एक तरफ श्रद्धालु व्रत की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है। मैं सब आपको बताऊंगी सियासत पर, लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यमुना का तट है और यहाँ पर अभी श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि पॉलिटिक्स इस बात को लेकर है कि अब केजरीवाल सरकार ने कहा है यमुना तट पर श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे छठ पर्व मनाने के लिए। ये देखिए, ये साफ सफाई का काम भी यहाँ पर हो रहा है, लोग पहुंचे हैं और आज ही इनको बोला गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर गंदगी है। कुछ श्रद्धालु जो रूटीन यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। आगे पुलिस की मौजूदगी है, सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। अब आप देखिए, ये है छठ घाट, जिसको लेकर के सियासत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि छठ घाट बनाने नहीं दे रही है। ये देखिए, हर साल यहाँ पर इसी छठ घाट पर स्नान होता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साफ सफाई का काम तो हो चुका है, रंग रोगन भी हो चुका है। आप देखिए, यहाँ से ये पानी पाइप लगाया गया है और ये कुछ यहाँ पर घाट भरा हुआ है और ये पूरा घाट भर जाएगा। पानी का फ्लो अभी थोड़ा कम है, पाइप यहाँ पर लगाया गया है। उधर जरा हम तस्वीरें दिखाते हैं। वो देखिए, रंग रोगन का काम चल रहा है, यानी कि आज से इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है और यहाँ पर पूरी साफ सफाई हो चुकी है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पर आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि रोक सकते हो तो रोक लो, मैं तो यहीं से पूजा करूंगा। अब आप ये तस्वीरें देखिए, देखिए वहां पर ये पुलिस की मौजूदगी, पुलिस के जवान आते हुए। वैसे तो यहाँ पर एक दो पुलिस के जवान हमेशा रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी मौजूदगी ज्यादा है और अब वो घाट की तरफ बढ़ते हुए। और जब हमने पुलिस के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने हमें बताया कि अभी उनको आदेश नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन जो रूटीन श्रद्धालु रोज आते हैं उनको वो जाने की इजाजत दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मौजूदगी थोड़ी कम है अभी श्रद्धालुओं की। अब हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो देखेंगे तो समझेंगे कि पूर्वांचली जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है इस पर्व के जरिए। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुंचे तो मेयर साहब यहाँ पहुंचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा, अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोकना चाहते हैं, जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं। महिलाओं बहनों, हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद है छठ घाट द्वारका से। जावेद, बताइए वहां पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी से सांसद प्रवेश वर्मा है और उनके सामने बातचीत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा। विनय जी और सांसद साहब दोनों मौजूद हैं। ये बहुत दिलचस्प स्थिति है क्योंकि 2 दिन से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी। बातचीत सुनवाते क्या कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, ये जो लांछन लग रहा है कब्जा कर रहे थे हम, कब्जा आज तक जब नहीं हुआ तो कब्जा की बात कहाँ से आ रही है? ये लांछन कब्जे की आ रही है, सार्वजनिक जमीन है लांछन। भाई साहब, जब 30 साल से कब्जा नहीं हुआ, जब 30 साल से कब्जा तो अब कैसे कब्जा हो जाएगा? जो नई लांछन आ रही कब्जे की बात कहाँ से आ गई? सर, अब आप दोनों बात कर रहे हैं, न्यूज़ 18 के साथ लाइव है आप जरा एक बार बता सकते हैं कि क्या विवाद था? 2 दिन से आम आदमी पार्टी धरना दे रही है, आप कह रहे हैं जितनी छठ चाहिए उतनी बनेगी। एक बार बता दीजिए सर, लाइव है। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ये जो छठ का त्योहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा जी। चाहे वो एमसीडी की जगह हो, चाहे वो डीडीए की जगह हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का नगर वन पार्क हो, तो नगर वन पार्क में भी दिल्ली सरकार परमिशन वहाँ पर दे ताकि वहाँ पर भी छठ घाट मनाया जाए। यहाँ पर एमसीडी में यहाँ पर 3 घाट थे तो 3 ही रहेंगे। यहाँ की समिति के मेरे लोगों से बात हुई है, वो तीनों छठ घाट से बहुत खुश हैं। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर बिल्कुल ही बदबू आती थी, बिल्कुल ही कूड़ा डलता था। ये सब लोग जानते होंगे। ये जो पार्क की स्थिति बनी है, लोगों के रहने के लिए एक अच्छा अब यहाँ पर साधन बना है। देखिए, विनय मिश्रा भी उनसे भी बात कर लेते। सर, आप किस लिए धरना दे रहे थे? तो कह रहे छठ बनवा रहे हैं। ऐसा है, पहले बनवाए तो आज हमारे धरना का ये रिजल्ट है कि आज सांसद साहब को खुद आना पड़ा और यहाँ छठ की बात करनी पड़ी। मैं इनसे आज ये समिति की बात कर रहे हैं। समिति 5 दिन से इनके मेयर के पास जाता और कल मेयर साहब ने खुद मना किया था। और दूसरा इनकी रिकॉर्डिंग एक आई है जहाँ ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल लोग गंदगी मचाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 30 साल से जब यहाँ कब्जे नहीं तो गंदगी कहाँ से
करी है। तो जो विधायक बोल रहे हैं 5 दिन से अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे पास ये समिति के लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमने कल ही अप्लाई किया है और कल ही मेयर ने यहाँ पर परमिशन दे दी। मैं अभी आपकी बात में मेयर साहब भी मौजूद है सर, कल बातचीत हुई थी क्या? परमिशन मांगे हैं, उन सबको मैंने परमिशन दी है। कल इन्होंने मांगी, इन्होंने इससे पहले 2 लोगों ने मांगी, 2 लोगों ने दी है। जितने लोग परमिशन मांगे हम उनको परमिशन देंगे। बशर्ते सरकारी जमीन है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अब सर इस विवाद का क्या अब अंत माना जाए? दोनों पक्ष आमने सामने है, अब क्या बात? ये त्योहार को सभी अपना मिल के मनाएंगे, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे, कोई विवाद नहीं। अब संतुष्ट है आप? आपसे अब कहा जा रहा है कि सारी जात निश्चित तौर पे यहाँ छठ मन रहा है, उसके लिए हम संतुष्ट और हम सिर्फ हमारा एक ही है कि छठ पूजा, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कोई राजनीति की बात नहीं है। यहाँ पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेयर साहब कहते हैं कि पूर्वांचल लोग गंदगी मचाते हैं, इनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल लोग गंदगी मचाते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, जब 30 साल से कब्जा नहीं होता, आज गंदगी बात कहां से आ गई? ये विधायक है आम आदमी पार्टी के और यहाँ पर अब ये अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। सांसद खुद यहाँ पर मौजूद थे और बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हमने दिखाई, जब दोनों एक साथ बातचीत कर रहे थे, आमने सामने दोनों कर रहे थे, तर्क एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन सांसद प्रवेश विनय मिश्रा से कहा है कि यहाँ पर जितनी छठ घाट की ये लोग कह रहे हैं, जो समिति कह रही है वो बनाई जाएगी। यहाँ स्थिति देखिए कि किस तरह से यहाँ बन गए हैं। एक तरफ विधायक है, दूसरी तरफ तो बाहर पलटवार का देखिए यहाँ पर दौर जारी है। आप रहिए जावेद हमारे साथ, क्योंकि पूर्वांचल वोटर जो कि दिल्ली में 25 से 30% हैं, उन्हीं को साधने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। देखिए दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ मनाने पर रोक लगाई है और इसी को लेकर के सियासत हो रही है। लेकिन आप जो तस्वीर एक बार फिर से देखिए, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा इसलिए है, पहले प्रवेश वर्मा यहाँ पर आने वाले थे, हो सकता है वो द्वारका के बाद यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि हमारे सहयोगी ने बातचीत की। और आपको बता दें, यमुना के घाटों पर जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, छठ व्रतियों को यमुना किनारे पहुंचने से रोका जा सके, यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए ये तक कहा था कि यमुना घाट पर ही छठ पूजा मनाएंगे, मुख्यमंत्री रोक सकते हैं तो रोक ले। लगे हाथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां एक तरफ हम सभी इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमको कोई परमिशन नहीं दे रहे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर इसको मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। इस प्रकार से यमुना जी पे प्रतिबंध लगाया है, वो दिल्ली के लोगों को बहुत दुख दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस आस्था पे चोट लगाने को लोग नहीं मानेंगे, लोग यमुना तट छठ करेंगे। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि अगले एक दिन में दिल्ली सरकार इसकी परमिशन दे दे, वरना बहुत भद्दी स्थिति दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं यमुना घाट से ही। आप बताइए दीपक, क्योंकि प्रवेश वर्मा का भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम था आईटीओ पर, क्या वो द्वारका के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और स्थिति क्या है? जी जसप्रीत, साफ तौर पर जिस तरीके की बात प्रवेश वर्मा ने कही थी कि वो यहाँ पर तैयारी करवाएंगे और उस तैयारी के साथ ही यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन भी किया जाएगा। ये देखिए कि किस तरह से रंग रोगन का काम चल रहा है। लेकिन आमतौर पर छठ को लेकर जिस तरह की तैयारी घाट पर होती है वो तैयारी नहीं है। घाट की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। घाट एकदम सूना पड़ा हुआ है। हालांकि ये हफ्ते भर पहले से काफ़ी ज़्यादा तैयारियां यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर एक तारबाड़ बनाया जाता था ताकि लोग ज़्यादा आगे तक ना जाएं और वहाँ पर खतरा ना हो। यहाँ पर तमाम तैयारियां, अधिकारी मौजूद होते थे, यहाँ पर टेंट लगाए जाते थे। लेकिन वो तैयारियां इसलिए नहीं है क्योंकि डीडीएमए ने साफ तौर पर कहा है कि घाट के किनारे आप छठ पर्व का आयोजन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यही वजह है कि तमाम जो झगड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच के सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो कई जगहों पर, कई पार्क ऐसे हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, वहाँ पर घाट बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि लोग वहाँ पर छठ मना सके। लेकिन जो बीजेपी के जो मेयर हैं वो मना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि वो पहले से ही ये कह रहे हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त पहुंच रहा है। जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर वो पहुंचे हुए हैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। इस वक्त की ये सीधी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। आज लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि उन्हें ट्वीट कर भी जन्मदिन की ढेरों बधाई दी और इस वक्त वो उन्हें खुद निजी तौर पर बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। तो लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे हुए हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने और दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी भी खुद उन्हें जन्मदिन की विशेष बधाई देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के जो सदस्य हैं लालकृष्ण आडवाणी, उनके घर पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और हर साल प्रधानमंत्री हर साल उनके जन्मदिन पर उनके आवास पर बधाई देने जाते हैं। और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता और लगातार ये दिन भर बधाइयों का तांता उनके आवास पर चलता रहेगा। सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके आवास पर आज के दिन पहुंचते हैं और अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। उनको जन्मदिन की बधाई देंगे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पता करेंगे, उनके साथ कुछ समय भी बिताएंगे। तो ये हर साल का एक प्रधानमंत्री का रहता है कि वो लालकृष्ण आडवाणी के घर पर बधाई देने जरूर जाते हैं। जी बिल्कुल, और कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई, उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। उनकी बौद्धिक क्षमता के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित उन्हें किया जाता है। ये पीएम मोदी के जरिए ट्वीट भी किया गया। तो यतेंद्र, पहले ट्वीट के जरिए उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, उन्हें उनकी बौद्धिक क्षमता के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। इन तमाम अहम शब्दों का इस्तेमाल यहां पर उन्होंने किया और अब खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे एक बड़ा संदेश भी वो ये देते नजर आते हैं कि पार्टी के जो दिग्गज नेता रहे, जो कि पार्टी की नींव को हमेशा से मजबूत करते रहे, उनके मायने हमेशा से ही खास हैं। यतेंद्र, ऐसे शख्स हैं लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आगे ले जाकर अगर पार्टी को बढ़ाने का काम किया तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और हमेशा वो संगठन के नेता, संगठन को गढ़ने वाले कुशल शिल्पीकार के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को जाना जाता है। जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को प्रमुख वक्ता के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर जाना जाता था, वहाँ संगठन को अगर सही दिशा में ले जाने का काम किया तो सही मायने में लालकृष्ण आडवाणी ने किया। और ये प्रधानमंत्री मोदी बखूबी समझते हैं और शायद यही कारण है कि अपने कार्यकर्ताओं में, पूरी पार्टी में यही वो हर साल मैसेज देते हैं कि ऐसे नेताओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो उनका योगदान है उसको कभी भी कमतर करके आंका नहीं जा सकता। और हर दिन, हर साल जो उनका जन्मदिन होता है, प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पर जाकर स्वयं जाते हैं और उनको बधाई देते हैं। और एक हमेशा प्रधानमंत्री मोदी कहते भी हैं कि प्रेरणा के स्रोत लालकृष्ण आडवाणी है, जिन्होंने इस संगठन को गढ़ा, इस संगठन को आगे ले जाने का काम किया। और जो कार्यकर्ता सच में संगठन के लिए, देश के लिए और समाज के लिए किस तरह से तैयार किया जाता है, वो लालकृष्ण आडवाणी जैसे महापुरुषों से ही समझा जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी कई बार संकेत देते हैं, कई बार मैसेज देते हैं और उनके घर पर जाकर हर साल बधाई देना उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि कार्यकर्ता अपने नेताओं की अहमियत समझे और उनसे प्रेरणा लें। इस तरह का एक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा रहता है। जी बिल्कुल यतेंद्र, एक संदेश देते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। हालांकि युवाओं को हमेशा से उनकी नजर में प्राथमिकता देती रही है मोदी सरकार और साथ ही वो कहते रहे कि युवा देश का भविष्य है, वो नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अपने वरिष्ठ नेताओं को भी कभी दरकिनार उनके जरिए नहीं किया गया है, उन्हें उसी तरह से सम्मानित करते रहे हैं।